हाँ, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। ओके, टाइम दोगे बेटा? आज हम करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करने जा रहे हैं? मेल। दिस इज बायोलॉजी 10th क्लास। और क्या करने जा रहे हैं? सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली। ऐसे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे इसको आगे करना, सीधे बैठो, सीधे बैठो प्लीज। ठीक है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system consists of the portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of the fertilization. बोलते जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक ऑर्गन ऐसा होता है जिसको कि स्पर्म को या जर्म सेल्स को ले जाना है, लेकिन उसके लिए क्या है कि बाकी जो पोर्शंस हैं वो हेल्प करेंगे, बाकी भी पोर्शंस हैं जो हेल्प करेंगे। आज हम देखेंगे कि पूरे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन पुट करूंगी प्लीज, ठीक है? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, कोई भी आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ सकता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ सकता है। इज इट ओके? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पोर्शंस which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of the fertilization. बोलते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करेगा क्या? जर्म सेल्स। तो वो जर्म सेल क्या? स्पर्म। क्या है जर्म सेल? मेल के केस में जर्म सेल क्या है? स्पर्म। बोलते एक ऑर्गन तो उसकी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की मेल में ऐसा है जो प्रोड्यूस करेगा, बाकी ऐसे हैं जो डिलीवर करेंगे। तो वो देखेंगे हम, वो कौन कौन से हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल्स और द स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। स्पर्म कहां बनेंगे? टेस्टिस में। टेस्टिस क्या है? ये टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। इज इट ओके? तो क्या कह रहे हैं? द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल्स और द स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। बन गए? यहां रेडी हो गए। इज इट ओके? रेडी हो गए। अब आप ये देख सकते हो कि इस टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? इस कवरिंग को ऊपर से हम कहते हैं स्क्रोटम। ये स्किन जो होगी बाहर की, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर पड़ा होगा टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है इसके साथ एक ट्यूब लगी हुई है। क्या लगी है? एक ट्यूब लगी हुई है। देख रहे हो? एक ट्यूब जो कि यहां से चल रही है और यहां से होते हुए एक ही ट्यूब है, एक ही ट्यूब है जो स्पर्म भी निकालेगी और वही चीज यूरिन भी निकालेगी, वही यूरिन भी निकालेगी। पाथ में इसके यहां यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब इस ट्यूब के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है? थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ। ठीक है? क्योंकि ये तमन इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। आप भी इस की वजह से ना दिख नहीं रहा स्टूडेंट्स को। अब आप थोड़े सीधे हो जाओ। ठीक है? अब क्या है? स्क्रोटम बाहर की, मैं पूछूंगी क्या 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 मैंने बोला। स्क्रोटम आउटर कवरिंग है टेस्टिस की, और टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, समझो सर से और उसको करो, मैथ करो, मैथ करो। तो जर्म रेडी हो गए। जर्म्स को ले जाने के लिए these are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm. क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन है 2 नंबर का जो बोर्ड डालता है। क्या डालता है? कि ये जो टेस्टिस है ये आउटसाइड द बॉडी क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? क्वेश्चन क्या है कि ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि इसको 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से स्पर्म बनाने के लिए। इसलिए बॉयज को गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ज्यादा गर्म पानी से। दैट मेक्स देम इनफर्टाइल, इम्पोटेंट। ठीक है? तो ज्यादा गर्म पानी से, जब वो बॉडी का टेम्परेचर ही हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्म को बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो ज्यादा हॉट टेम्परेचर उसको डैमेज कर सकता है। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन है 2 नंबर का।
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जर्म सेल्स टेस्टिस के अंदर बनते हैं और टेस्टिस इज कवर्ड विद द स्क्रोटम एंड क्वेश्चन इज व्हाई टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो आंसर इज कि that testis required 2 degree less temperature to prepare sperm. That's ठीक है। Then the normal body temperature. We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone. बोलते हैं और testis हार्मोन भी सीक्रेट करती है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। In the previous chapter, in addition to the regulating the formation of the sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in the boys at the time of the puberty. बोलते puberty के टाइम जो चेंजेस आती हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आती हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन। मतलब स्पर्म का बनना और बॉडी में हेयर्स का आना, पिंपल्स का माउथ पे आना, नंबर ऑफ चेंजेस बॉडी में बॉयज की जो आती है वो किस हार्मोन की वजह से, किस हार्मोन की वजह से आती है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो तेग मैंने क्या क्या बोला, मैंने क्या क्या बोला? और टेस्टिस की जो जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, और टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन होता है जो एंडोडाइनमिक बॉयज के जो हेयर आते हैं वो जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्पर्म फॉर्मेशन में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। थैंक यू। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। ये क्या है? ये बोते बन गए, अब ले कौन जाएगा? ये है वास डिफरेंस। ये क्या है? वास डिफरेंस। ये पाइप, ये क्या है? वास डिफरेंस। तो कौन ले जा रहा है स्पर्म्स को? वास डिफरेंस विच यूनाइट्स, ध्यान देना, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। बोलते ये वास डिफरेंस यहां से चलेगा, यहां से चलेगा, एक जगह आएगी जहां वो एक ट्यूब इसके साथ आकर के मिल जाएगी। इस ट्यूब, ये ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से निकली होगी, ये ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से एक ही पाथ हो जाएगा इन दोनों का और ये बाहर। बोलते विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिथ्रा इज द ओपनिंग, दिस ओपनिंग, ये इस ओपनिंग से ट्यूब चलेगी और यूनाइट कर जाएगी वास डिफरेंस के साथ। किसके साथ? वास डिफरेंस के। द यूरिथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड द यूरिन। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? यूरिथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स। तो यूरिथ्रा से वो ट्यूब निकलेगी और वो एक कॉमन पैसेज के साथ जाकर के जुड़ जाएगी और वो डिलीवर करेगी यूरिन भी और स्पर्म भी। इज इट ओके? Along the path of the vas difference, glands ध्यान देना, glands, कौन से ग्लैंड? क्वेश्चन 1 नंबर का, कौन से ग्लैंड है जो इसमें मदद करेंगे? वो है लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स। लुक एट दिस, this is prostate gland, this is prostate gland, this is back side to the this vas difference and common path of ये path of the urethra। ये इसके बैक साइड में क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब बूढ़े होते हैं, जो खड़े होकर के वॉशरूम करते हैं, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है जस्ट है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस उनको ज्यादा रहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये क्या है इस साइड को? ये है सेमिनल वेसिकल्स। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल्स एंड देयर सिक्रेशंस, सो दैट, ध्यान देना, along the path of the vas difference there is a gland like the prostate and the seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in the fluid which makes their transport easy। बोलते अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है और सेमिनल वेसिकल का ग्लैंड क्या है? ये इसमें सिक्रेशंस डालेंगे, इसमें सिक्रेशंस डालेंगे अपनी, ताकि ये स्मूथली इस रास्ते से होकर के बाहर चला जाए। इज इट ओके? तो फ्लूइड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड? तो कि दे प्रोवाइड सिक्रेशंस सो दैट स्पर्म्स कैन स्मूथली मूव थ्रू द पाथ। ठीक है, तो ये फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन।
और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 बातें लिखनी पड़ेंगी कि एक तो ये स्पर्म्स को स्मूथली पास होने में मदद करता है, दूसरा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म को। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, स्पर्म्स बहुत छोटी बॉडी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पर्म। तो क्या है, द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल्स, जिसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो पास होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, एंड अ लॉन्ग टेल, और उसमें एक लंबी सी टेल है, that helps them to move towards the female germ cells, और वो मोडाइल है इसी वजह से क्योंकि उसमें टेल है, और वो टेल और वो बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि वो जब फीमेल जर्म सेल तक इजीली पहुंच सकती है। इज इट ओके? तो क्वेश्चंस का पता लगे, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे मैंने बता दिए साथ साथ, ठीक है। स्पर्म डिफाइन करने को आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है। दूसरा क्वेश्चन की ये ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड्स जो सिक्रेशन छोड़ते हैं उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। कौन सी ट्यूब है जो स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। बॉडी से बाहर टेस्टिस क्यों है, ठीक है। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट ओके? नाउ वी वर ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोलते द फीमेल जर्म्स और द एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जिस तरह से टेस्टिस में स्पर्म बनते थे उस तरह से एग कहाँ बनते हैं, ओवरीज में। कहाँ बनते हैं, ओवरीज में। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। बोलते दे आर, कौन, ओवरीज। ओवरीज में ही एग बन रहे हैं और ओवरीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स। अब टेस्टोस्टेरोन मेल में था और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल। लुक एट द, आप ये देख रहे हो क्या क्या ऑर्गन्स है, पहले ऑर्गन्स देख लो। इसमें क्या है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, ये ओविडक्ट है। ये क्या है, ओविडक्ट है, और ये इसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो ये दोनों साइड है, 2 होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये है ओवरी, ये क्या है, ओवरी, और ये है बाहर यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस, और ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये है सर्विक्स। क्या है, सर्विक्स, और इसके बाद है वेजिना। चाइल्ड कहाँ डेवलप होगा, यूट्रस में। ये है यूट्रस, ठीक है। तो ये है यूट्रस, और कैन यू इमेजिन कि जब बच्चा हो रहा होता है तो ये 13 सेंटीमीटर मतलब कि का ये एनलार्जमेंट इसमें होती है एक बच्चे को पैदा करने के लिए। इट्स लाइक 206 हड्डियां टूटने के बराबर बर्थ के टाइम एक माँ अपना दर्द सहती है। 206 की 6 हड्डियां टूट जाए उतना दर्द सहती है वो नॉर्मल डिलीवरी में। तो ऑर्गन्स एंड द आइडेंटिटी, और फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि माँ ने किया है क्या है, अरे तुम्हें धरती पे लाए वो उतना काफी है, ठीक है, मतलब उतना ही काफी है, या तुमसे एक डिलीवरी करवा लें, है ना। तो माँ को प्लीज रिस्पेक्ट दें। एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट ओके? तो क्या बोला कि अब हमने एक एक ऑर्गन देख लिया कि कौन कौन सा ऑर्गन एक बर्थ के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द एग्स। जब एक बेटी पैदा होती है, डॉटर पैदा होती है, तो उसके अंदर बहुत सारे एग्स ऑलरेडी होते हैं, पर वो इमेच्योर होते हैं। क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। फर्स्ट लाइन आ गई, व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द इमेच्योर एग्स। कहाँ है एग्स? ओवरी के अंदर, इमेच्योर। ऑन रीचिंग पवर्टी, बट जब वो 14 से 15 साल की उम्र में पहुंच जाती है, some of these start maturing. Some of these start maturing. One egg is produced
every month by one of the ovaries. एक महीने एक ओवरी में एग मैच्योर होगा, दूसरे महीने दूसरी ओवरी में। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म। अब एग कहाँ, जो एग है मैच्योर हो गया, जो एग मैच्योर हो गया वो ओवरी से वॉर्म में चला जाएगा। वॉर्म क्या है? यूट्रस। वॉर्म क्या है? यूट्रस। चला गया यूट्रस में, किसकी मदद से? क्वेश्चन ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन। किसकी मदद से एग ओवरी से ओविडक्ट तक पहुंचा? ओविडक्ट तक पहुंचा, सॉरी वॉर्म तक पहुंचा। तो किसकी मदद से? ओविडक्ट की मदद से पहुंचा। थ्रू ए थिन ओविडक्ट और ए फैलोपियन, वन एंड द सेम थिंग। ओविडक्ट एंड फैलोपियन, वन फैलोपियन ट्यूब, वन एंड द सेम थिंग। मैंने क्या बोला तनवीर? नहीं, मैंने अभी क्या बोला? लास्ट पॉइंट क्या बोला? लास्ट लाइन क्या समझाई मैंने? लास्ट लाइन क्या समझाई मैंने? ठीक बताओगे? मैंने लास्ट लाइन क्या बताई? एग कहाँ बने? कहाँ जाना है उसे? ओविडक्ट की मदद से जाना है। कहाँ जाना है उसे? यूट्रस में। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वॉर्म। अरे यार, अब इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या लाए आपके लिए? अब इसमें भी नहीं पता लग रहा तनवीर? ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन पुट किया और तुम्हें नहीं आता हो, डोंट बी सो डम। द टू ओविडक्ट्स unite into an elastic bag like structure known as the uterus। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि दोनों ओविडक्ट आएंगे और वो सेंटर में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम वो इलास्टिक बैग, मतलब तभी वो खुल सकता है, तभी वो बच्चा जो है उसमें ग्रो कर सकता है। तो दैट इज इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजिना। यूट्रस कहाँ ओपन होता है? वेजिना में, थ्रू द सर्विक्स, थ्रू द सर्विक्स। तो ये है सर्विक्स, एंड सर्विक्स की मदद से ये कहाँ ओपन करेगा? इसकी मदद से ये यहां खुल गया। कहां पे? वेजिना। खुल गया। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज। ये है वेजिनल पैसेज, ठीक है। स्पर्म यहां से आएगा, ठीक है, और कहां पहुंचना है? एग कहां है? यूट्रस में। यूट्रस में आ गया ना। इतना इसकी बॉडी से ये जब मैच्योर होने पे वो आ जाएगा वॉर्म में। मैच्योर होने पर वो वॉर्म में आ जाएगा। अब स्पर्म को वेजिनल पाथ से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए जाना है यूट्रस। अच्छा, ठीक, तो देख लेते हैं आगे आगे। तुमने पढ़ लिया सब कुछ? मुझे, मैं तो पढ़ के ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। बोलते स्पर्म एंटर करता है वेजिनल पैसेज के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तभी आएगा। दे ट्रेवल अपवर्ड्स, ट्रेवल करेंगे, रीच द ओविडक्ट, ठीक कह रहा है ये, ओविडक्ट तक पहुंचेंगे, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, और ये एग को एनकाउंटर करेगा, और फिर जब जाइगोट बनेगा फिर वो मूव करके फिर वो आएगा वॉर्म में। इज इट ओके? तो दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। तो कहां पे फ्यूजन हुआ? फ्यूजन कहां हुआ? एग और स्पर्म का फ्यूजन कहां हुआ? ओविडक्ट में। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है तनवीर? फैलोपियन ट्यूब। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ द सेल्स। बोलते हैं अब ये डिवाइड होना शुरू कर देगा, enlarge होगा, डिवाइड होगा, enlarge होगा, डिवाइड होगा, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। द एम्ब्रियो इज
इम्प्लांटेड इन द, अब ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, यूट्रस की लाइनिंग में जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा और धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? बच्चा। चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फाइटस। क्या बन गया? फाइटस बन गया, इन्फेंट बन जाएगा और एक बेबी 289 डेज बाद बाहर आ जाएगा। ठीक है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of the child. बोलते मदर की बॉडी उस तरह से डिजाइन होने लग पड़ेगी कि वो उसकी केयर कर सके, कि वो उसकी केयर कर सके। Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. Every month वो after 15 years of the age जब एग्स मैच्योर होने लग पड़ेंगे हर महीने वो अपने आप को प्रिपेयर करती है कि स्पर्म आएगा, फ्यूज होगा और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए फाइटस और एम्ब्रियो। बट अगर वो नहीं होता है देन व्हाट हैपेंड? द लाइनिंग जो उसने रेडी की थी, प्रिपेयर किया था, एक पहले 15 दिन में वो रेडी हुआ, एग पहले मंथ के 15 दिन में वो रेडी हुआ। 15 दिन में रेडी होते होते उसकी जो यूट्रस की लाइनिंग थी उसने भी अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया कि बेबी आएगा। रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू रिन्यू, और उसकी बॉडी जो है वो रिचली सप्लाइड, वहां पे कैपिलरीज रिचली सप्लाइड हो जाएंगी नरिश करने के लिए एम्ब्रियो को। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। इज इट ओके? तो अब क्या है कि न्यूट्रिशन क्वेश्चन 1 नंबर का, कि बेबी को न्यूट्रिशन कौन सा टिश्यू देता है? कौन देता है? प्लेसेंटा। ठीक है, कौन देता है तनवीर? प्लेसेंटा। तो द एम्ब्रियो गेट्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। दिस इज, व्हाट इज दिस? क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लेसेंटा। देखो वो तो उसका फंक्शन है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बट व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ए डिस्क कुशन लाइक स्ट्रक्चर विच इज अबेंडेड इन द यूट्रिन वॉल। ये यूट्रिन वॉल में होता है for providing the nutrition to the baby. It contains villi. What are villi? Finger-like structures. क्या है? Finger-like structures on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. तो इस तरह से बच्चे की तरफ से फिंगर-लाइक स्ट्रक्चर होंगे और मदर की तरफ से क्या होगा? ब्लड स्पेसेस होंगे। तो दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया। इससे लार्ज सरफेस एरिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेने के लिए मदर से एम्ब्रियो को प्रोवाइड होता है। इज इट ओके? इट द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। अब वो खाएगा ही नहीं, वो वेस्ट भी जनरेट करेगा 9 महीने बेबी अंदर। removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. Placenta ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, सब कुछ प्रोवाइड, और प्लेसेंटा ही उसको रिमूव कर देगा जो बच्चा वेस्ट तैयार करेगा। The development of the child inside the mother's body takes approximately 9 months. Approximately कितने लगते हैं? 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus and that is known as labor pain. That is known as labor pain. तो rhythmic contraction के बाद मसल्स की rhythmic contraction के बाद यूट्रस के थ्रू, वेजिना के थ्रू बेबी बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब है हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। बोलते ये तो तब है जब बेबी एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फॉइटस बनेगा। लेकिन तब क्या जो एग रेडी किया है 15 दिन वो कहाँ जाएगा? तब अगर वो फर्टिलाइज ना हुए तो वो कहाँ जाएगा? तो कहते इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। ध्यान देना, if the egg is not fertilized it lives for about 1 day. Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive the fertilized egg. बोलते वो हर महीने अपने आप को रेडी करता है यूट्रस, और हर महीने एक एग अपने आप को तैयार करता है। पूरा तैयार होने के बाद वो 1 दिन तक रहता है। Does its lining become thick? बोलते थिक और स्पॉन्जी जो लाइनिंग हुई है
वो अपने आप को थिक स्पॉन्जी करेगा, प्रिपेयर नरिश करने के लिए एम्ब्रियो को, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. नाउ व्हाट हैपन? नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनीमोर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुई और अगले महीने अगले एग ने फिर से मैच्योर होना है. तो ये क्या है? ये लाइनिंग के साथ, उस स्पॉन्जी लेयर्स के साथ वो 5 दिन तक, वो हर महीने 5 दिन तक इस पेन को सफर करती है. ठीक है, जिसको ये नहीं होता है उसको बेबी भी नहीं होता है. ठीक है, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वेजिना. अब लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है और वेजिना से ब्लड के थ्रू, म्यूकस के थ्रू बाहर आ जाती है. एंड दिस साइकिल इज नोन एज menstruation cycle, and this cycle roughly takes place 2 to 8 days. 2 to 8 days. Is it okay? तो अब हम करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. क्या करने जा रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एज वी हैव सीन मैं क्वेश्चन पुट करने वाली हूं, आप प्लीज. हाँ, as we have seen, the process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. बोलते ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस है, ये धीरे धीरे करके बॉडी जब लेंथ पकड़ रही होती है उसी टाइम जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हो रही होती है. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that the body or the mind is ready for the sexual acts. और ध्यान देना मेरी बात पे. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily means that the body or the mind is ready for the sexual acts or for having and bringing up children. बोलते आप 15 साल के हो गए, सेक्सुअली मैच्योर हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बच्चा पैदा करने के लिए रेडी हो. ठीक है, क्यों? देख क्यों? और कोई रीजन? और तनवीर, और कोई रीजन? और कोई रीजन? और कोई रीजन? मीनिंग 18-19 ईयर्स तक बॉडी पूरी डेवलप होती है, और अगर उसके बीच में अगर मतलब अगर जो फीमेल बॉडी अगर वो बच्चे कंसीव करेगी तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी फुली मैच्योर नहीं. इट्स फॉर मैन, इट्स फॉर बॉय. मैम क्या स्टेबल नहीं होते? स्टेबल नहीं होते हो आप उस तक. क्या आप एक बच्चा पाल सकते हो? मेंटली बोला प्लस इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली, अच्छा ओके. मेंटली मैंने इकोनॉमिकली नहीं सुना. ठीक है, क्या आप इकोनॉमिकली इतने स्टेबल हो कि उसका खर्चा उठा सकते हो? देन ठीक है. तो क्या है? तो आपने तो एक आंसर ही नहीं दिया. हाँ? चाहिए मनी, चाहिए बच्चे पालने के लिए, चाहिए. तो क्या है कि यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड and you are also not economically prepared. All of us are under many different kinds of the pressure about these issues. Pressure किसका? आपके friends का. There can be pressure from our friends for participating in many activities, whether we really want or not. There can be pressure from families to get married and start having children. There can be pressure from the government agencies to avoid having children. In this situation, making choices become very difficult. So we must also consider the possible health consequences. और बोलते हैं हमें इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा, मेंटली भी देखना पड़ेगा, और लास्ट में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा. कह रहे हैं we have discussed in class 9 that disease can be transmitted from person to person in a variety of ways. Since the sexual act is a very intimate connection of the bodies, so it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These includes bacterial infection. बोलते क्योंकि ये बहुत क्लोज इंटीमेट कनेक्शन है बॉडीज का, तो उसमें बहुत सारी डिजीज एक से दूसरे को ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, और वो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. और वो है गोनोरिया, साइफिलिस, है ना, वायरल इन्फेक्शन. वायरल में तो आप समझ सकते हो क्या है,
वायरल में कौन सा एग्जाम्पल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का? एड्स। वायरल में क्या है? एड्स है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, जो आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देगी कि आपको बुखार भी लगेगा तो हो सकता है कि बुखार से ही डेथ हो जाए। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन सच एज वॉट्स HIV एड्स, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज? Using a covering called the condom for the penis during the sexual helps to prevent transmission of many these infections. तो ये एक possible way है to prevent the sexual transmitted disease. Is it okay? The sexual act always has the potential to lead to the pregnancy. बोलते sexual act होगा तो pregnancy होगी. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman. वुमेन के लिए तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर की, एंड if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर है सो दैट द स्पर्म डज नॉट रीच, दैट इज कॉन्डम. ठीक है. Another category of contraceptive are changing hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. ध्यान देना, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा. 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी होकर के आएगा कि कौन कौन से मेथड है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती. तो एक तो आपको पता लग गया, कॉन्डम. दूसरा क्या है? पिल्स. तीसरा क्या है? अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोन बैलेंस. जो हार्मोन प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल है एग की प्रिपरेशन के लिए, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, उनको इम्बैलेंस कर देना, दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली पिल्स. ये दवाई की फॉर्म में खाई जाती है. ये हर दिन कुछ लेडीज जिनको अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी डेली 24 घंटे के लिए, तो सिंस दे चेंज हार्मोन, और वो हार्मोन क्या करती हैं, वो क्वेश्चन, वो पिल्स क्या करती हैं, वो हार्मोन इम्बैलेंस कर देती है. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी, पता होना चाहिए लूप, कॉपर टी. तो ये जो शब्द है ये यूज होते हैं नर्सिस के द्वारा. आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. तो पता लग गया कितने मेथड है? लूप है, कॉपर टी है, पिल्स है और कॉन्डम. अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू, बोलते इरिटेशन ऑफ द यूट्रस. दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, इरिटेशन. इफ द वॉस डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, ध्यान देना, इफ द वॉस डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, ये भी एक मेथड है प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का. स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, बोलते हैं अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हो वास्ट डिफरेंस को, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा. और उससे क्या होगा? तो उससे हमारा क्या कहते हैं, स्पर्म जो है वो पहुंचेंगे ही नहीं. ठीक है. हाँ, मेल्स में ये वास्ट डिफरेंस. ठीक है. तो कह रहे हैं इफ द फैलोपियन ट्यूब, अब आई फैलोपियन ट्यूब की बात, बोलते अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दी जाए तो एग नहीं पहुंचेगा, और अगर यूट्रस ब्लॉक कर दी जाए तो सेल्फ स्टडी. तो हाँ, बस अभी साइंस करनी है हमने. रुक जाओ. सोशल पायस आ गया. ठीक है. जहां पहुंचे थे उससे आगे 2 क्वेश्चन करो ना. इनके लिए स्पेशल नाम है. इनके लिए हमारे पास क्या बोला मैंने? स्पेशल नाम है. ठीक है. ठीक है. क्या है आपको पता होंगे? तुम्हारा कॉल पापा का है तो ठीक है, मम्मा का है तो ठीक है, उसके बावजूद किसी का नहीं. किसका है? पूछ लो. यही प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, ऐसे सब कुछ है घर में. तो हम क्या कहते हैं, अगर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो उसे हम वेस्कोटोमी कहते हैं, और अगर फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो हम उसे ट्यूबोक्टोमी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्यूबोक्टोमी कहते हैं. इज इट ओके? तो तनवीर, ट्यूबोक्टोमी किसे कहते हैं?
टेक पोल्यूटेंट को ब्लॉक करती है जिससे जो एग्जाम लिटरेचर में पहुंचता है जिससे फर्टिलाइजेशन प्लेस फर्टिलाइजेशन तो क्या कहते हैं हम उससे, उस प्रोसेस को ट्यूबोक्टोमी। और जिसमें वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दे वेस्कुटोमी। वास्ट डिफरेंस क्या है? वास्ट डिफरेंस क्या है? हिंदी में बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? वास्ट डिफरेंस क्या है? एक बताओ तो मेरे को। वास्ट डिफरेंस जो होता है जो जैसा से स्पर्मली ट्रैवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टेस्टिस से शुरू, ब्लड ब्लैडर। अच्छा, तो जोर से बोलो बेटा, डर क्यों रहे हो? ठीक है। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट प्लेस। कोई भी एक प्रोसीजर जो है काफी है, photosynthesis, while surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infections and other problems if not performed properly. बोलते एक बार प्रॉपरली हो जाए तब लाइफ टाइम के लिए ये सेफ है, लेकिन जब सर्जरी हुई है अगर उस टाइम इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक है। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। दीज मे बी मिसयूज्ड बाय द पीपल who do not want to participate particular child, as happens in the illegal sex selective abortion of the female fetuses. For a healthy society, ध्यान देना, for a healthy society the female male sex ratio must be maintained होनी चाहिए because of the reckless क्या होता है? बिना थके हुए, ठीक है। तो क्या है? बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बोलते क्योंकि जब ये पता लगता था कि बेबी चाइल्ड है, बेबी, तो क्या हो रहा था, वो बहुत लोग जो है उसको अबॉर्ट कर दे रहे थे। उससे क्या हुआ? फीमेल रेशियो कम हो गई। इसके लिए क्या बन गया? लॉ बन गया और जो भी है डॉक्टर्स का पता लगे तो वो सीधे जेल में 6 महीने की और 50,000 रुपए की पेनल्टी भी है, और उसकी जो डिग्री है वो भी, मतलब लाइसेंस भी कैंसिल है। और इसके अलावा इसको कहते क्या है? इस टेक्निक को जैसे हमने ट्यूबोक्टोमी पढ़ा, जैसे हमने वेस्कुटोमी पढ़ा, वैसे ही इसको क्या कहते हैं? amniocentesis. So we have noted earlier that the reproduction is the process by which the organism increase their population. यही होता है reproduction की definition क्या होती है? Population increase करना। तो the rates of the birth and death in a given population will determine its size. Population कितनी होगी ये depend करता है कि कितने मर रहे हैं और कितने पैदा हो रहे हैं, वही करेंगे। The size of the human population is a cause of concern for many people. This is because an expanding population makes it harder to improve everyday standard of the living. बोलते population के बढ़ने की वजह से जो living standard है वो डाउन आता है। तो if inequality in the society is the main reason for the poor standard of the living for many people, the size of the population is relatively unimportant. बोलते अगर inequality है society में और उसकी वजह से poor standard है, तब पीपल नहीं मैटर करते, उसमें क्या है? इनइक्वालिटी की वजह से पुअर स्टैंडर्ड है। तो कह रहे हैं इफ वी लुक अराउंड अस व्हाट कैन बी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द, क्या है मेन रीजन, क्या है हमारी गरीबी का हमारे देश में? ओवर पॉपुलेशन एंड इलिटरेसी, है ना? ओवर पॉपुलेशन एंड ये एजुकेशन नहीं है। ये चैप्टर 9th में या 8th में होना चाहिए, जो कि 10th में डाला गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर लर्न करके दो। एनसीईआरटी
अब तो एनसीईआरटी पहले सारे कर लो ना, इन टेक्स्ट और बैक पूरे कर लो। हाँ, और उसके अलावा एक मिनट इसको देना, ये यहां से चाहिए मुझे, जो आज का टॉपिक है, पहले ये आज के टॉपिक का इतना कर देना, फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चंस करना, और आज जो टॉपिक यहां से शुरू हुआ था ये कल करना, ये यहां तक कल करना। समझ आई बात मेरी? ये वाला क्वेश्चन कल कर लेना याद, ठीक है? इसके साथ एनसीईआरटी कर लो। समझ आ रही है बात? और आज हाँ, आज ये कर लो, है ना, आज ये कर लो, और इसके साथ ये, टेक्स्ट और बैक। हाँ, फिर कल एग्जाम्पलर, और वो चलो। बलराज क्या है, समझ रहे? भाई तुम लोगों को ना देखना, इनको देखो, इनके लिए नई बात हो गई है, हैं? ये एक परसुएडेड का मतलब बता दो, और एक सीजर का, और एक पेट्रोग्रेड का। क्या मतलब बताना है? तो क्या क्या है? 16 अक्टूबर 1979 लेनिन परसुएडेड होता है आगे बढ़ना, पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री। दोनों पार्टीज है ना ये, इस पार्टी को और इस पार्टी को। ये पार्टी है पेट्रोग्रेड, हाँ। और सीजर। ठीक है, एक मिनट लाइन पढ़ने दो। बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू द सोशलिस्ट सेजर ऑफ द सोशलिस्ट। ये देखो ना, ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है। लेनिन ने इनको परस्यूड किया, दोनों पार्टीज को, कहा कि चलो हम इस सोशलिस्ट सेजर पार्टी पावर के साथ, जो पार्टी है वो पावर में थी, उसके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ बेटा, याद किया है? बोलो। सॉक्रेट्स अर्लीस्ट फिलोसफर। Socrates was known as the man of Greece, the man of the greatest and greatest philosopher of the philosopher of the Greece, and the ancient Greece. एंशिएंट क्या होता है? Ancient बहुत पुराना। हाँ, अच्छा, हाँ आगे बोलो। He was a man of reasoning, and he was a man of reasoning and challenging. He was a man of reasoning and challenging the अभी चैलेंज कर रहा है वो, चैलेंज्ड, challenge. चैलेंज द Challenge. He was a man of reasoning and challenged the nation. Sorry, the nations of the challenged. द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। क्या याद किया यार? दो लाइनें बोल नहीं रहे तुम, बोलो जल्दी। Challenge the established beliefs and nations on the ground of the नेशंस नहीं है, नोशंस है, नेशन। nations. हाँ, ऑन द ग्राउंड ऑफ, On the ground of the rationality. हाँ आगे बोलो। The lords and judges study them as they had to the interpretations of the constitutions, and द जर्नलिस्ट, द जर्नलिस्ट एंड द सोशल एक्टिविस्ट। the journalists and the social journalists and the socials are these do study because of study. So because of Yes, because of that. याद कर, याद कर, दोबारा याद कर। क्या कृष्णा तुमने याद किया बेटा? क्यों? उससे पहले मैंने टाइम दिया हुआ था, फिजिक्स तो लेट स्टार्ट की है। तो सुना दो।